Answer the following in 25 to 30 words. So first question is, what is historiography? As we all know that एक historian जो होता है वो क्या करता है, एक narrative लिखता है, एक story लिखता है और उसी चीज को हम historiography कहते हैं. So first definition of yours is the writing of critical historical narrative. कोई भी चीज को अगर आपको लिखना है जो historical है और उसको critically analyze करके with different methods like scientific and evaluating all the evidences, बहुत सारे चीजों को आप मूल्यांकन करके जब historical narrative लिखते हो तो उसको ही हम historiography कहते हैं. A scholar who writes such a narrative is known as historian. Then ancient communities all over the world. अब आपको पता है कि हम 3 पीरियड्स डिवाइड कर चुके हैं, एक एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. तो एंशियंट पीरियड में जो हिस्टोरियोग्राफी थी वो कैसे लिखी जाती थी. सो केव पेंटिंग्स देखा था हमने एक्सप्लेनेशन में. तो केव पेंटिंग्स में हिस्ट्री है. जैसे आप अजंता गए, अजंता केव्स में बोधिसत्व का पेंटिंग है. सो दैट इज वन. देन स्टोरी टेलिंग, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन स्टोरीज पास ऑन होते हैं, उसको हम ओरल ट्रेडिशंस कहते हैं. देन सिंगिंग सॉन्ग्स. सिंगिंग सॉन्ग्स पता है आपको कि बहुत सारे फोक सॉन्ग्स, क्लासिकल सॉन्ग्स जो होते हैं, सो दैट आर sung and it is passed on from one generation to another. Then there is ballads. Ballads are kind of poems. So they are also a kind of ancient community जिन्होंने historiography लिखा था. So this traditional means, तो ये सारे means कैसे traditional means. अब आपको अभी modern period में अगर history लिखना है तो आप क्या करोगे, लैपटॉप पर सारी चीज लिखोगे and then you will print a book. But now traditional means में कोई ऐसी लैपटॉप, पेन, पेपर नहीं हुआ करता था. तो वो क्या करते थे, केव पेंटिंग्स पे लिखते थे या फिर स्टोरीज के जरिए या सिंगिंग सॉन्ग्स के जरिए या पोएम्स के जरिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हिस्ट्री पास ऑन करते थे. तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. कि ये जो ट्रेडिशनल मीन्स है इसी के वजह से हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ. क्योंकि अभी जो नई हिस्ट्री हमें लिखनी है कि पास्ट में क्या हुआ है, तो उसका सोर्स कहाँ मिलेगा हमको, यही चीजों में मिलेगा जो ट्रेडिशनल मीन्स. देन सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड रेने डेस्कार्टस इंसिस्टेड अपॉन. रेने डेस्कार्टस जो है उन्होंने इंसिस्ट किया कि आपको एक हिस्ट्री लिखना है. हिस्ट्री जो लिखना है उसको आप एक नियम के साथ लिखोगे. तो वो क्यों इंसिस्ट किया उन्होंने, लेट्स सी. सो रेने डेस्कार्टस वाज द फोरमोस्ट अमंग स्कॉलर हु इंसिस्टेड ऑन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, रेड कलर में जो मार्क किया है. ही इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट अगर आपको मिलेगा, जैसे न्यूज़पेपर है, 50 साल पहले या 100 साल पहले के जो न्यूज़पेपर है वो अभी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, तो उसकी आपको रिलायबिलिटी वेरीफाई करनी कि इज इट ट्रू और नॉट. देन आपको लाइब्रेरी या आर्काइव्स में गए तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे पुराने राजा महाराजाओं के, तो वो भी उसकी रिलायबिलिटी देखनी पड़ेगी कि आर दे रियल डॉक्यूमेंट्स और नॉट. सो उसकी रिलायबिलिटी अगर आपने वेरीफाई कर ली, कैसे करोगे, बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग दे. आप बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से क्या करोगे, उसको कंपेयर करोगे एंड देन यू विल फाइंड द रियल ट्रूथ. तो ये रेने डेस्कार्टस ने कहा है कि यू शुड वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग दे. उन्होंने ये जो रूल्स है, दिस रूल्स कहाँ पे दिए उन्होंने, उनके किताब में डिस्कोर्स ऑन द मेथड. उन्होंने ये पॉइंट भी कहा है कि नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू. कोई भी चीज को सच मत मान लो जब तक सारे ग्राउंड्स जो है डाउट्स के वो क्लियर नहीं होते. और उन्होंने ये भी कहा कि रूल जो है उस पर साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च होना चाहिए, यानी आप साइंटिफिकली और उस चीज को प्रूव कर सकते हो तो ही आप वो हिस्ट्री लिख सकते हो. सो दैट वाज इंसिस्टेड बाय रेने डेस्कार्टस. देन व्हाई इज वोल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी यही क्वेश्चन है कि हु इज द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफीज फाउंडर. सो दैट इज वोल्टेयर. तो उनको वोल्टेयर जो है उनको क्यों फाउंडर कहा जाता है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. तो सबसे पहले ही सेड दैट अलोंग विद ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, आप जो भी हिस्ट्री लिखते हो तो उसकी सच जो होती है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, वो भी जान, दैट इज इंपॉर्टेंट. और क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी आप जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाते हो. जैसे ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री की किताब में 1990 के फर्स्ट इवेंट है, देन 1991, देन 1992. तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो है, ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है. पर उसके साथ साथ वी शुड ऑल्सो कंसिडर, उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में क्या क्या कंसिडर करना चाहिए, सोशल ट्रेडिशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी अंडमान निकोबार में गए तो वहां पर ट्राइब्स है, तो ट्राइब्स के सोशल ट्रेडिशंस क्या है, वो क्या क्या ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं. देन ट्रेड जो होता है, ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या चीजें बनाते हैं वो. देन इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या है कि व्हाट दे यूज कॉइन्स, करेंसी या फिर बार्टर सिस्टम यूज करते हैं. देन एग्रीकल्चर करते हैं या नहीं, देन एग्रीकल्चर में कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो ये चीज भी आपको हिस्ट्री में लिखना है. सो दैट्स व्हाई ये क्या है, ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में आता है. आप
ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी में देखोगे तो किंग्स के बारे में लिखा जाता है, ग्रेट लीडर्स के बारे में लिखा जाता है, पॉलिटिकल इवेंट्स। पर मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में क्या है कि लोग का ट्रेडिशन क्या है, क्या ट्रेड करते हैं, इकोनॉमी कैसी है वहाँ की, एग्रीकल्चर में क्या ग्रो करते हैं, तो ये सब चीजें आती है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में। तो इसको इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये कहा था वॉल्टेयर ने। सो इसके वजह से क्या हुआ, इट गेव राइज टू थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर हिस्टोरी राइटिंग। आपको ह्यूमन जो है उसके जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है डे टू डे लाइफ में वो क्या करता है, वो सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो अगर आप हिस्ट्री में लिखोगे तो ही इट विल बी कॉल्ड एज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी अकॉर्डिंग टू वॉल्टेयर। वॉल्टेयर इज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट। यू हैव अ कंसेप्ट चार्ट एंड देयर आर 4 ब्लैंक्स। ऐसा एक कंसेप्ट चार्ट है आपको, उसमें आपको क्या करना है, नोटेबल स्कॉलर्स ऑफ यूरोप लिखना है। तो आप मैंने 6 दिए, आप उसमें से कोई भी 4 लिख सकते हो जो आपको इजीली याद रह सके। So first one is René Descartes, then George Wilhelm Friedrich Hegel, Leopold von Ranke, Karl Marx, Michael Foucault and Simone de Beauvoir. You can also write Voltaire, 7. So all these names you should know because they are the notable scholars. Then sixth and the last question is answer the following in details. यानी ये brief questions है तो आपको थोड़ा इसका explanation ज़्यादा देना होगा. So explains Karl Marx class theory. जैसे मैंने बताया था Karl Marx जो है उन्होंने social divisions of the society को explain किया था in the explanation video. You can see it. So according to Karl Marx, history was not about abstract ideas. It was about living people. आप क्या है कि कोई भी आइडिया है एब्स्ट्रैक्ट, सो उसके बारे में हिस्ट्री नहीं लिखना है आपको। तो आपको जो लोग हैं वो कैसा जीवन जीते हैं, क्या करते हैं, या उनका जो सोसाइटी में वर्चस्व है वो कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको झेलना पड़ता है डे टू डे लाइफ में, तो ये सब चीजों के बारे में आपको हिस्ट्री लिखना। सो ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है सेकेंड पॉइंट आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल। देखिए आदमी को जीने के लिए जो चीजें लगती है, जैसे शेल्टर लगता है, घर, देन क्लोथिंग लगती है, एंड इम्पोर्टेंट है फूड। तो ये फंडामेंटल नीड ऑफ पीपल है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप कैसा शेप होता है, जब उसको ये 3 चीजें मिलती है। एंड ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोस नीड्स। अब ये नीड्स जो हमें ह्यूमंस को मिलना चाहिए, अगर ये चीजें हमें नहीं मिल रही है तो क्या होगा, क्लास डिवीजन होगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या है कि अगर मेरी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में मैं क्या कर रहा हूँ, वर्कर्स को काम पर लगा रहा हूँ, तो मेरे फैक्ट्री को 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 करोड़ का प्रॉफिट मैं दूंगा क्या इन वर्कर्स को? नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, उनका जो पेमेंट है, एक फॉर एग्जांपल अगर मैंने 25,000 पेमेंट रखा एक वर्कर का और मेरे पास अगर 2 वर्कर है तो मैं क्या करूंगा, 50K दे दूंगा और बाकी के जो मेरे पास 99,50,000 बचेंगे वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मेरा है तो मैं ही पूरा प्रॉफिट ले लूंगा और बाकी जो है पेमेंट में वर्कर्स को दे दूंगा। तो इससे क्या होता है, क्लास डिवीजन। क्या क्लास डिवीजन होगा कि मैं BMW में घूमूंगा, मेरे वर्कर्स कोई लोकल ब्रांड के गाड़ी में घूमेंगे। तो ये क्या होता है, क्लास डिवीजन होता है। तो उनका कार्ल मार्क्स का क्या कहना है कि हर सोसाइटी को इक्वल प्रोपोर्शन मिलना चाहिए। तो अगर हम 3 जन है और हमको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, या फिर 4 जन है और 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो 25 लाख हम चारों को मिलने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं होता है इन रियलिटी। तो इससे क्या होता है, क्लास डिवीजन क्रिएट होता है। सो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स, यानी जो चीजें एक्सेसिबल होना चाहिए टू डिफरेंट स्ट्रैट ऑफ सोसाइटी में नॉट बी इक्वल। ये जो डिफरेंट स्ट्रैट ऑफ सोसाइटी है इनको सब चीजें इक्वली मिल नहीं रही है। जो मालक है उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और जो वर्कर्स है उनको डेफिनाइट वॉल्यूम ऑफ मनी। कल मालक जो है उसको 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो भी पेमेंट कितना ही रहेगा, वर्कर का 25K। तो डिवीजन क्रिएट होता है। ये क्या है, दिस इनइक्वालिटी कॉजेस डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस, यानी क्लास डिवीजन होता है और इससे क्लास स्ट्रगल होता है। तो ये इंपॉर्टेंस कार्ल मार्क्स ने हमें बताया। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल इज नॉट न्यू, सो इट इज फ्रॉम मेनी सेंचुरीज गोइंग ऑन। तो इससे क्या होता है, क्लास स्ट्रगल स्टार्ट होता है। एंड एज दैट क्लास ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अब ये जो मालिक है इसके पास ही सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करता है, सब चीजें उसी के पास है। तो वो क्या करता है, बाकी के क्लास को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करता है। बराबर है ना, इसको 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है और ये सिर्फ 50,000 पेमेंट दे रहा है, तो बाकी का इकोनॉमी जो है वो एक्सप्लॉइट ही हो रहा है। बाकी का तो खुद के पास रख रहा है और रेस्ट ऑफ द क्लास को कुछ नहीं दे रहा है। तो ये चीज कार्ल मार्क्स ने बताई है और ये उन्होंने कहा बताया, दस कैपिटल, अ ट्रीटिस रिटन बाय हिम इज मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड।
वेरी सिंपल कंसेप्ट समझ में आ गया आपको तो लर्निंग काफी इजीली होगी। रेड कलर में जो मार्क किया है दैट आर द कीवर्ड्स दैट यू शुड हाईलाइट एंड try to learn it, but you should not learn it, you should just try to understand the concepts and write it in your own language. Then second question is, what are the 4 characteristics of modern historiography? So first one is that methods should be based on scientific principle. कोई भी चीज अगर हमें एक्सकेवेशन में मिली है, जैसे कोई रॉक मिला है, तो वो रॉक के बारे में अगर हमें हिस्ट्री की किताब में लिखना है तो उसका जो बेसिस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो वो साइंटिफिक प्रिंसिपल कैसे होगा, इट बिगिंस विद फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन कि ये रॉक किस जमाने का है, ये कैसे यहाँ पर आया होगा, ये रॉक कौन से टाइप का है, क्योंकि रॉक के भी टाइप्स है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस। सो यू डोंट नीड टू गेट इनटू दैट डिटेल्स, बट यू शुड फॉर्म क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस फॉर्म होने चाहिए कि ये किस सदी का रॉक है, ये रॉक यहाँ पर कैसे आया, एंड ऑल दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन फॉर्म, एंड इसका आंसर आपको कैसा मिलना चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल से। देन सेकंड इज दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी क्या है कि ये ह्यूमंस है एंड ये एक एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट ह्यूमन को क्या देता है, एयर, वाटर एंड मेनी नेचुरल रिसोर्सेस, और ह्यूमंस एनवायरमेंट को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। यानी हम एनवायरमेंट से कुछ चीजें लेते हैं और हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हालांकि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए तो ग्लोबल वार्मिंग और वो सारी चीजें आ रही है, बट स्टिल एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का अगर असली मीनिंग है तो यही है कि यू गिव एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन और एनवायरमेंट हमें ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज देते। सो इट मीन्स टू दैट दिस क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन यानी ये जो रॉक मिला है हमें, तो ये जो क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं तो इसका आंसर क्या मिलना चाहिए हमें, डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी। अब हमारे एंशिएंट सोसाइटी ने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया, इसलिए हम आज जीवित है। अगर उन्होंने पहले ही एक्सप्लॉइट कर दिया होता एनवायरमेंट को, पहले ही सारे कोल्स और ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ जाता, तो अभी हमारी जो जनरेशन है वो रहती भी नहीं। तो हमारे एंशिएंट डीड्स जो है मेंबर्स ने वो अच्छे किए, दैट्स व्हाई इन 2020 वी आर लिविंग अ लाइफ, बट नाउ वी आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेस। तो हमारे जो डीड्स है अभी के वो क्या है, वो बुरे हैं, वी आर एक्सप्लॉइटिंग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। देन क्या होगा, हमारा जो आने वाला फ्यूचर रहेगा, सो वो क्या होगा, दैट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। तो ये क्वेश्चन एंथ्रोपोसेंट्रिक तब नहीं रहेंगे। सो आपको जो भी आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का, ये क्या रहेगा, सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। एविडेंस होगा तो ही आपको ये क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल। सो ऑल दिस 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। आपको बस कंसेप्ट समझना है। हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी। देखिए कि अभी ये एक ग्राफ बनाया मैंने, तो ये हिस्ट्री के मैनकाइंड जर्नी का क्या करता है, ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि ह्यूमंस ने क्या किया है, बहुत सारा डेवलपमेंट किया है इन टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस की एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैनकाइंड जर्नी का विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। हमने ह्यूमंस जो थे पहले के, हमारे जो पूर्वज, उन्होंने क्या क्या ह्यूमन डीड्स यानी क्या क्या कर्म किए हैं, उसके वजह से एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हुआ है, और इसलिए हम अभी जनरेशन जो है वो सारे रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं। सो वी कैन प्रेजेंट दैट हिस्ट्री इन अ ग्राफ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी? वी ऑल नो दैट फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है दैट मीन्स रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन। हम हिस्ट्री के किताब में जो भी चीजें लिखेंगे अबाउट वुमन, तो उनका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वुमेन्स बेनिफिट। यानी हम हिस्ट्री लिखने वाले हैं तो उसको रिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, वुमेन्स के दृष्टिकोण से। सो ये किसने स्टार्ट किया था, द राइटिंग वाज स्टार्टेड बाय सिमोन दे बेवियर and she helped establishing fundamentals of feminism and she was French. See, the feminist historiography जो है that emphasize यानी जोर दिया, भर दिया inclusion of women in history, that you should include women in history, but सिर्फ आप वुमेन्स को हिस्ट्री में इंक्लूड मत करो, आपको रीथिंक करना है, यानी आपको सोचना है अबाउट मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। यानी जो भी हिस्ट्री अब तक लिखी आ रही है तो उसमें मेल डोमिनेशन का जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, वो क्यों है, वो कैसे आया, ये सब चीजें भी आपको सोचना है, एंड देन यू हैव टू इंक्लूड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। देन फोर्थ पॉइंट इज इट ड्रो हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो जैसे जैसे हम वुमेन्स पे हिस्ट्री लिखते गए तो हम हिस्ट्री में क्या लिखेंगे वुमेन्स के बारे में, तो हमने फोकस किया इन डेप्थ, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है वुमेन्स के जो वो रोज डे टू डे लाइफ में जीते हैं।
सो फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट, कि वो क्या एम्प्लॉयमेंट करते हैं. सेकेंड इज देयर रोल इन ट्रेड यूनियन. इफ दे वर्क इन अ फैक्ट्री देन देर आर ट्रेड यूनियंस, देर आर यूनियंस विच आर हैंडल्ड बाय मेंस, बट वहां पर वुमेन्स का से है या नहीं, वुमेन्स कुछ कह सकती है या नहीं, तो वहां पर उनका रोल है या नहीं, वो आपको सेकंड चीज है, वो एक फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में आएगा. देन थर्ड है वुमेन्स के ऊपर बहुत सारा इनजस्टिस होता है, तो कोई इंस्टीट्यूशंस है क्या उनके लिए काम करते हैं या नहीं, and their family life at the end. So these things we should consider while writing feminist historiography. Very simple answer. Then last one is explain the Leopold von Ranke's perspective of history. Leopold von Ranke का क्या दृष्टिकोण है हिस्ट्री के बारे में, वो हमें बताना है. He spoke about critical method of historical research. कोई भी historical research अगर आप करोगे तो उसका critical method होना चाहिए, यानी आपको in depth analysis होना चाहिए, scientific method होना चाहिए, relevant questions form होने चाहिए. ये सब चीजें अगर आपके हिस्ट्री में होगी then only your history is studied with critical method. He put emphasis on utmost importance of information gathered through original document. कोई भी अगर information आपको मिल रही है तो वो document original है या नहीं, ये आपको देखना है. अगर information original document से है तो ही वो क्या है, फैक्ट है, अदरवाइज दैट इज फॉल्स हिस्ट्री. सो दैट वाज सेड बाय लियोपोल्ड वॉन रैंकी. Then he also stated that all type of documents associated with historical events need to be examined with greatest care. बहुत ध्यान से आपको स्टडी करना है कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट से अगर एसोसिएटेड होगा तो. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. अगर आपको सच तक पहुंचना है तो सच तक पहुंचने के लिए आपको यही मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट इज ही क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने विरोध किया इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. उन्होंने कहा कि स्टोरी जैसा हिस्ट्री, इमेजिनेशन से किया हुआ हिस्ट्री को हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, विरोध करते हैं. एंड कलेक्शन ऑफ द आर्टिकल इज पब्लिश्ड इन 2 बुक्स. उन्होंने 2 किताबें लिखी है और ये 2 किताबों में हमें समझा कि लियोपोल्ड वॉन रैंके का क्या पर्सपेक्टिव है. First one is the theory of practice of history and second one is the secret of world history. Very simple, just understand the concepts and write it in your own words. Thanks for watching. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon